आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग 10। अगले दिन सुबह नंदिनी की आंख खुली तब अर्जुन उसके पास आंख बंद करके लेटा था। उसे अपने पास देखकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ देर के लिए उसे एकटक देखती रही। उसने देखा अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ रखा है। उसने अपना हाथ दूर करने के लिए जैसे ही नंदिनी से दूसरे हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ा, उसकी आंख खुल गई। तुम्हें होश आ गया? तुम्हें कैसा लग रहा है अब? अर्जुन ने आंखें खोलते ही पूछा। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी परेशानी हुई। तुम रात को ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे और अब भी मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी, नंदिनी ने धीमी आवाज़ में कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को वो सब अचानक हुआ था और फिर तुम बेहोश। तुम्हें याद है ना रात को क्या हुआ था? ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहा। उन सबको भुलाया भी कैसे जा सकता है? बात करते हुए उसकी नज़र पात पर पड़ी जो वहीं सोफे पर पसरा था। ये रात को यही मेरे रूम में था, अर्जुन ने उसके पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। तुमने बताया नहीं तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में एक दर्द हो रहा है, नंदिनी ने अपना सर पकड़ कर कहा। वो जो भी था बहुत अजीब था, हम उससे निपट पाएंगे ना? इस बात को मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक ऐसा शख्स ज़रूर है जो हमें इस बारे में बहुत कुछ बता सकता है। बोलते वक्त अर्जुन के मन में प्रताप सिंह का चेहरा चल रहा था। आखिरी बार जब वो प्रताप सिंह के कमरे में गया तब उसने जो भी देखा वो सब धीरे धीरे उसे याद आ गया था। अर्जुन अपनी जगह से उठा और उसने पार्थ को जगाया। पार्थ उठते ही नंदिनी के पास गया और उससे उसका हाल चाल पूछा। उसने खुद की संतुष्टि के लिए उसका चेकअप भी किया। तुम बिल्कुल ठीक हो फाइटर? रात की मुसीबत से तो निपट ली, अब घर वालों से भी निपटना बाकी है। पार्थ ने उसका मूड सही करने के लिए हल्के तरीके से कहा। घर वालों का नाम लेते ही अर्जुन ने अपना सर पकड़ा। मैं उन्हें तो भूल ही गया था। उसने घड़ी में टाइम लेकर सुबह के 8 बज रहे थे। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि कल रात में बिना बताए यहाँ से गया था और रात को भी काफ़ी देर हो जाने की वजह से बताने का मौका नहीं मिला। अर्जुन ने जल्दी से अपने कपड़े सही किए और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ से बढ़ा। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने नंदिनी और पार्थ से कहा, जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत आना। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। जाने से पहले उसने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। उसके जाने के बाद पार्थ और नंदिनी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे घर वालों की मर्जी के खिलाफ गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आया हो। पार्थ ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, वही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। हम लोग उन्नति के फ्रेंड्स हैं और इस शादी को अटेंड करने के लिए ही तो आए हैं। क्या हुआ जो बीच में एक बार चले गए? इसमें छुपाने की क्या बात है? नंदिनी भी उसी की तरह हैरान थी। दोनों वहां बैठकर अर्जुन के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। वो सब देखकर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उन तैयारियों के बीच भी उर्मिला की आंखें अर्जुन को ही ढूंढ रही थी। उन्होंने यकायक अर्जुन को अपने सामने देखा तो जल्दी से उठकर उसके पास आ गई। कहाँ थे आप कल सुबह से? आपको ढूंढने के लिए आपके पापा ने पूरे प्रतापगढ़ में आग भी फैला दिए थे, लेकिन आप कहीं नहीं थे। उर्मिला के चेहरे पर गुस्से और परवाह दोनों के मिले जुले भाव थे, क्योंकि वह विक्रमगढ़ गया हुआ था। अर्जुन ने अपने गुस्से को काबू करके जवाब दिया। उसके मुंह से विक्रमगढ़ का नाम सुनकर उर्मिला चौंक गई। उन्होंने अर्जुन की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर उसके कमरे में ले जाने लगी। अर्जुन, अब तुम बच्चे नहीं हो जो हर बात चॉकलेट देकर प्यार से समझानी पड़े। उन्होंने अर्जुन के कमरे का दरवाज़ा खोला और उसके साथ अंदर आ गई। अंदर आते ही जब उनकी नज़र नंदिनी और पार्थ पर पड़ी तब उनका गुस्सा और भड़क गया। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारी उन्नति के फ्रेंड्स हैं, आप तो इन्हें अच्छे से जानती हैं। ये कार्तिक की शादी अटेंड करने के लिए ही लंदन से आए हैं। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अर्जुन ने अनजान बनने का दिखावा किया। आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उर्मिला ने जवाब दिया। उन्होंने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें यहाँ वापस आने से मना किया था ना, फिर क्यों चली आई हो अपनी मौत को दावत देने? नंदिनी नजरें झुकाए खड़ी थी। अर्जुन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, माँ आप इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकती, ये हमारे मेहमान हैं। अगर मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहे ना, क्या ज़रूरत है हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की? उर्मिला ने गुस्से में जवाब दिया। वो उन दोनों की तरफ मुड़ी और नंदिनी का हाथ अर्जुन के हाथ से अलग कर बोली, आपकी शादी रावी के अलावा किसी और लड़की से नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ये कभी नहीं हो सकता माँ, मैं नंदू से प्यार करता हूँ। गुस्से में अर्जुन को ये भी ख्याल नहीं रहा कि वहाँ नंदिनी खड़ी थी। उसने बिना डरे अपने दिल की बात सबके सामने कह दी।
नंदिनी और पार्थ उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उर्मिला ने आगे कहा, किस पार की बात कर रहे हैं आप? अरे आपको इस लड़की से मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं? ये बात आप रावी के मामले में क्यों नहीं समझती? उससे मिले हुए भी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, फिर आप लोग क्यों मेरी शादी उसी से करवाना चाहते हैं? अर्जुन और उर्मिला के बीच तीखी बहस चल रही थी। नंदिनी और पार्थ चुपचाप खड़े वहां बहस को सुन रहे थे। अर्जुन के इस हार करने के बाद नंदिनी मानो एक अलग ही दुनिया में खो गई थी। उर्मिला अर्जुन को हर तरीके से समझाकर थक गई। उन्होंने गुस्से के बजाय प्यार का सहारा लेना ज़रूरी समझा। उन्होंने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे समझाते हुए कहा, आप समझते क्यों नहीं हैं अर्जुन? अगर आप और नंदिनी साथ आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। कौन सा अनर्थ? पार्थ बीच में बोला। उसकी बात का जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा, हाँ जवाब दीजिए, कौन सा अनर्थ? वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से दादा साहब ने रावी के परिवार वालों को मुझसे शादी करने के लिए पैसे दिए? मुझे कुछ नहीं समझाना। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं और रावी दोनों ही ये शादी नहीं करना चाहते। मैं भी देखता हूँ कि आप लोग मुझे नंदिनी से कैसे अलग करते हैं। उर्मिला अर्जुन के सवालों के आगे मजबूर हो गई थी। उसे नंदिनी से दूर रखने के लिए सच बताना ही उनके पास अंतिम विकल्प बचा था। वो चिल्ला कर बोली, आप और नंदिनी कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि नंदिनी एक चंद्रवंशी है। अगर तुम दोनों की शादी हुई तो इस घर के बाकी वंशजों की तरह तुम भी अपनी पत्नी की जान ले लोगे। उर्मिला की बात सुनकर वो तीनों हतप्रभ होकर उनकी तरफ देख रहे थे। उर्मिला की आंखों में आंसू थे। तुम दोनों को जो सपने आते हैं, इस लड़की ने जो भी किताब पढ़ी वो कोई इत्तेफाक नहीं है। वो एक ऐसा काला सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या सच में राजकुमारी नंदिनी की बलि दी गई थी? नंदिनी ने पूछा। नहीं, उनकी बलि नहीं हो पाई थी। बलि देने से पहले नई दुल्हन की पूजा की जाती है। उस पूजा से पहले ही राजकुमार महेंद्र प्रताप ने उनकी जान ले ली थी। उर्मिला ने बताया। तो क्या राजकुमारी नंदिनी की आत्मा अब इस महल में कैद नहीं है? उस किताब में लिखा था कि राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी नंदिनी की आत्माएं अभी भी इस महल में कैद हैं। नंदिनी ने फिर से पूछा। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि ये किताब के रूप में कब आया। बड़े दादा साहब को लगता है कि रावी चंद्रवंशी है। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो नंदिनी के ऊपर से वो संकट हट जाएगा। तुम चाहे बाद में दोनों एक हो जाना, लेकिन अभी तुम्हें इस सिलसिले को खत्म करने के लिए रावी से शादी करनी होगी। उर्मिला ने कहा। वो इस बार गुस्से से बात करने की बजाय अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। अर्जुन के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसकी आंखें नम थी। क्या सच में इस शादी के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा? क्या गारंटी है कि फिर नंदिनी के जान के पीछे नहीं आएंगे वो लोग? क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सदियों पहले राजकुमारी नंदिनी की बलि ना होने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद उन्हें कोई चंद्रवंशी नहीं मिला। उनका कहना है कि कोई चंद्रवंशी दुल्हन शादी के बाद इस महल में कदम रख ही नहीं सकती। इस राजघराने की बलि दी गई बहुएं उन्हें यहाँ नहीं आने देती। इसीलिए उन्होंने इस बार शादी महल में करवाने का डिसीजन लिया है। इस बार अगर बलि नहीं हुई तो वो ख़त्म हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। उर्मिला की सारी बात बताने के बाद अर्जुन ने धीमी आवाज़ में पूछा, और क्या वो बड़े दादा सा हैं? उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए चंद्रवंशी की बलि ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ वही नहीं, उनकी 3 पत्नियां जो रिश्ते में हमारे ही राजघराने से हैं। मैं तुम बच्चों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना, जिससे उन्हें पता चले कि नंदिनी और पार्थ चंद्रवंशी हैं। उर्मिला ने कहा। मेरा चंद्रवंशी होना तो समझ आता है, लेकिन नंदिनी, वो कैसे? पार्थ ने हैरानी से पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही आगे कुछ बहस करना चाहती हूँ। अर्जुन, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं इस शादी के लिए क्यों जोर दे रही हूँ। अगर सच में नंदिनी से प्यार करते हो तो साबित करो, और तुम बेहतर तरीके से जानते हो कि कैसे कैसे साबित किया जा सकता है। उर्मिला का साफ साफ इशारा अर्जुन और रावी की शादी की तरफ था। अर्जुन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना कुछ बोले ही हाँ में सर हिलाकर उनकी बात पर हामी भरी। उसके ऐसा करने पर नंदिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है अर्जुन। क्या गारंटी है कि अगर तुम्हारी और रावी की शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा? मैं इन सब से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पता है ना, मैंने तुमसे वादा किया था, अर्जुन ने उसे जवाब दिया। लेकिन साथ ही तुमने ये भी कहा था कि तुम इस सिलसिले को रोक कर रहोगे। इन सब से तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन फ्यूचर में ये सब फिर से रिपीट होगा। नंदिनी कैसे भी करके अर्जुन को इस शादी से रोकना चाहती थी। जब उर्मिला को लगा कि अर्जुन कहीं नंदिनी की बातों में ना आ जाए, तब उन्होंने बात की को संभालते हुए कहा, शाम को तुम दोनों की सगाई है, पहनने के लिए कपड़े सेलेक्ट कर लो। वो अपना हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। चाहते वक्त वो नंदिनी और पार्थ की तरफ देखकर बोली, जब तुम दोनों यहाँ आ ही गए हो तो शाम को सगाई अटेंड करना ज़रूर।
मन करे तो शादी तक भी रुक जाना, लेकिन एक अच्छे मेहमान की तरह। उर्मिला ने इतना ही कहा और अर्जुन को लेकर वहाँ से चली गई। उनके वहाँ से जाते ही नंदिनी गुस्से में बोली, अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है? उसने प्रॉमिस किया था कि वो सब ठीक कर देगा। यहाँ आकर वो बदल गया है। तुमने देखा नहीं? हाँ, तुम लड़कियों को कहाँ दिखाई देता है? उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और केयर साफ नजर आती है। इसी प्यार और फिक्र के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए भी तैयार बैठा है, पार्थ ने जवाब दिया। लेकिन मैं उससे प्यार, नंदिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले पार्थ ने कहा, जानता हूँ तुम यही कहोगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती। वो तुम्हारी जान बचाने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया जो उसे पसंद तक नहीं, और तुम्हें अभी भी उसके प्यार पर डाउट है। नंदिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर पार्थ वहाँ से चला गया। पार्थ के जाने के बाद नंदिनी ने खुद से कहा, भले ही तुम दोनों में अपने कदम पीछे खींच लिए हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। उर्मिला आंटी की बातों से इतना तो साफ है कि ये सब इनके बड़े दादा सा कर रहे हैं। अब बात सीधे उनसे ही होगी। अगर सच में राजकुमारी की आत्मा इस महल में कैद है तो मैं उन्हें बाहर निकाल कर रहूँगी। अब मुझे समझ आया कि वो किताब मुझ तक क्यों आई होगी। वो मुझसे यही चाहती है कि मैं उसे इस कैद से मुक्ति दिलाऊं। मैं अपने कदम किसी हाल में पीछे नहीं लूँगी। नंदिनी ने मन ही मन प्रताप सिंह से मिलने का फैसला किया और उन तक पहुँचने के लिए वो घर के किसी सदस्य से उनका पता मांगने के लिए बाहर आई। बाहर हो रही अर्जुन और रावी की सगाई की तैयारियां देखकर दिल ही दिल में उसे एक चुभन महसूस हो रही थी। अर्जुन के लिए प्यार नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य दिखाई दे रहा था, और वो था राजकुमारी नंदिनी को इंसाफ दिलाना। उनके बारे में पूछताछ करने के लिए नंदिनी नीचे आई तो देखा सब सगाई की तैयारियों में व्यस्त थे। इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे हेजल और उन्नति कहीं नजर नहीं आई। तभी उसे सामने साक्षी और रावी एक साथ दिखाई दी। उन्नति के बारे में पूछने के लिए नंदिनी उनके पास गई। साक्षी भाभी, क्या आपने उन्नति और रावी को देखा है? उसे वहां देखकर साक्षी को काफी हैरानी हुई। वो 2 दिन पहले वहां से जा चुकी थी। उसे फिर से वहां देखकर साक्षी ने कहा, अरे नंदिनी, तुम वापस कब आई? तुम्हें तो यहाँ ठीक नहीं लग रहा था ना, इसीलिए तुम पार्थ के साथ यहाँ से चली गई थी। हाँ, लेकिन अब मैं और पार्थ वापस आ गए हैं। हमने सोचा जब शादी अटेंड करने के लिए आए हैं तो शादी अटेंड करके ही जाएंगे। नंदिनी ने बहाना बनाया। तब तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, साक्षी ने हंसकर जवाब दिया। भाभी, आपने बताया नहीं उन्नति और हेजल कहाँ हैं? जब से यहाँ आई हूँ उन दोनों को देखा नहीं है। वो दोनों किसी काम से बाहर गई हैं क्या? पता नहीं, मैंने भी उन्हें कब से नहीं देखा। तुम ऐसा करो, जाकर बड़ी माया जानकी आंटी से पूछ लो, शायद उन्हें पता हो। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहाँ से जाने के लिए मुड़ ही रही थी, तभी उसने देखा रावी खोई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। नंदिनी वहीं रुक गई। उसे वहां देखकर नंदिनी के दिमाग में अर्जुन और रावी की शादी का ख्याल आया तो उसका चेहरा उतर गया। अचानक उसे उदास देखकर साक्षी ने कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो लोग महल में ही होंगे, तुम यहाँ रावी के पास रुको, मैं पूछ कर आती हूँ। साक्षी उन दोनों को वहीं छोड़कर बात करने के लिए जानकी के पास चली गई। वहीं उसके जाते ही रावी ने नंदिनी से खोई हुई आवाज में कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि अर्जुन जी आपसे प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। नहीं रावी, अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। उसकी बात सुनकर रावी हल्का सा हंसी। समझ नहीं आ रहा ये बात आप मुझे समझा रही हैं या खुद को। उनकी आंखों में आपके लिए प्यार और फिक्र साफ दिखाई देती है। आप हो कि इन सब बातों को झुठला रही हैं। अगर उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग होती तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करता। इट वुड बी बेटर तुम अपने दिमाग से ये उल्टे सीधे ख्याल निकाल दो। तुम बस अपनी और अर्जुन की शादी के बारे में सोचो। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलते वक्त नंदिनी की आवाज़ भारी होने लगी और उसकी पलकें भीगने लगी। उसने तुरंत खुद को संभाला और वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। पता नहीं ये मजबूरियाँ किसने बनाई हैं। क्यों इस समाज में इतने दायरे हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं उसके साथ नहीं रह सकते, और जिसके साथ नहीं रहना चाहते हैं उसी के साथ उम्र भर बंद कर रहना पड़ता है। रावी की बातों से उसका दर्द झलक रहा था। नंदिनी ने साक्षी का इंतजार नहीं किया और खुद ही उन्नति और हेजल को ढूंढने लगी। आसपास के लोगों से पूछने के बाद भी उसे उन दोनों के बारे में पता नहीं चला तो वो पार्थ से जा टकराई। क्या तुमने उन्नति और हेजल को देखा है? दोनों ने एक साथ बोला। दोनों उन दोनों को ही ढूंढ रहे थे और एक साथ एक ही बात बोलने से साफ हो गया था कि ना तो नंदिनी और ना पार्थ को वो दोनों मिली थी। पार्थ ने कहा, मैं पिछले 1 घंटे से उन दोनों लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। वो दोनों पूरे महल में कहीं नहीं हैं। यहाँ तक कि उनके घर वालों तक को नहीं पता कि वो कहाँ गई होंगी। क्या तुमने गौरव को देखा जो अर्जुन का फ्रेंड है? मुझे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
नंदिनी ने कहा। वो दोनों वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। मुझे ये महल बहुत अजीब लग रहा है। उर्मिला आंटी के सच बताने के बाद तो मुझे इन सभी इंसानों से में भूत या चुड़ैल ही नजर आ रहे हैं, पार्थ ने कहा। देखो पार्थ, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे इन सब से बचाना चाहते हो, क्योंकि मैं भी। बोलते हुए नंदिनी रुक गई। उसे कहीं ना कहीं उर्मिला की बातों पर विश्वास था। मैं नहीं बोल सकती, लेकिन तुम तो जानते हो ना मैं कौन हूँ। आंटी ने कहा था कि भूलकर भी ये बात अपने मुंह पर नहीं लानी, पर हम रावी को भी खतरे में नहीं डाल सकते। क्या पता वो लोग बिना कोई पूजा या ट्राई करे बिना उसकी जान ही ले लें। सोचा है फिर क्या होगा। मुझे उन्नति और हेजल की भी फिक्र हो रही है। कहीं इन लोगों ने मुझे चंद्रवंशी समझकर मार तो नहीं दिया। जैसे ही पार्थ ने अपने मुंह से चंद्रवंशी का नाम लिया, वहाँ एक हवा का झोंका उन दोनों के पास से गुजरा। दोनों ने एक दूसरे को संभाला। क्या तुम्हें भी? नंदिनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पार्थ ने बीच में कहा, हाँ मुझे भी। किसी ने हवा से धक्का दिया। न केवल हम, बल्कि इस महल में मौजूद हर इंसान की जान को खतरा है। हम इस तरह भाग नहीं सकते। क्या हम इतने कायर हैं? इन सब की वजह से नंदिनी को गुस्सा आ रहा था। हम कायर नहीं हैं। मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। चलो मिलकर उस इंसान से बात करते हैं जिसने ये सब शुरू किया है, पार्थ ने सख्ती से कहा। पर वो हमें मिलेंगे कहाँ? जब से हम आपके यहाँ आए हैं उन्हें देखा ही नहीं है। वो कहाँ हो सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ रहने वाले लोगों से उनके बारे में पूछेंगे तो वो हमें सब बता देंगे। बिल्कुल भी नहीं, नंदिनी ने जवाब दिया। बोलते वक्त उसकी नज़र वहाँ से गुजर रहे भव्य पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। घर के बड़े ना सही, लेकिन बच्चे। भव्य हमें उन तक ज़रूर पहुँचा सकता है। भव्य के रूप में उन्हें प्रताप सिंह तक पहुँचने का रास्ता मिल चुका था। दोनों बिना टाइम गवाए जल्दी से भव्य के पास पहुँचे। भव्य, नंदिनी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर भव्य जल्दी से उसकी तरफ मुड़ा। अपने सामने नंदिनी को देखकर उसके चेहरे पर खुशी थी। आपने हमें बुलाया? कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उसने अपना काम निकलवाने के लिए पार्थ से कहा। अरे वाह छोटे राजकुमार, आप तो बड़ी तहजीब में बात करते हैं। हमने इस महल में इतने अच्छे से किसी को भी बात करते नहीं सुना। हाँ, कहना पड़ेगा भव्य काफ़ी सिंसियर और मैच्योर हैं, अपनी एज से भी ज़्यादा। नंदिनी ने उसकी तारीफ की। क्या सच में? भव्य ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हाँ सच में। नंदिनी उसकी बात करने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गई। वहीं पार्थ भी उनके पास में पालती मार कर बैठा था। देखिए ना छोटे राजकुमार, हमें इस महल में आए वो इतने दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने हमें ठीक से पूरा महल नहीं घुमाया। पार्थ ने बच्चों सा मुंह बनाकर कहा। उसका साथ देते हुए नंदिनी बोली, हाँ सही कह रहा है पार्थ, अब हम पर कौन ध्यान देगा? सब शादी में जो बिजी हैं। हम तो बस यहाँ गेस्ट हैं, शादी अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जितने दिन चाहें यहाँ रुक सकती हैं। जब तक आप यहाँ हैं आपकी खातिरदारी की जिम्मेदारी हमारी। भव्य ने जवाब दिया। ओह, आप सच में बहुत स्वीट हैं। क्या आप हमें ये महल घुमाएंगे? प्लीज़ प्लीज़। नंदिनी उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। अरे आप प्लीज़ क्यों बोल रही हैं? हम अभी सारा काम छोड़कर सबसे पहले आपको पूरा महल घुमा लाते हैं, भव्य ने कहा। पूरा महल मतलब पूरा महल, पार्थ बोला। नीचे के 2 फ्लोर तो हमने देख लिए हैं, लेकिन अब तक ऊपर क्या बना हुआ है वो नहीं देखा, और ना ही महल का पिछला हिस्सा। आप हमें पूरा महल घुमाएंगे ना राजकुमार भव्य? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब ये यूँ समझ लीजिए कि हम आपके गाइड हैं। तो चलिए हम अपनी ड्यूटी पर अभी लग जाते हैं और आपको पूरा महल घुमाते हैं। भव्य के हाँ कहने के बाद नंदिनी और पार्थ ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। दोनों उसी समय भव्य के साथ महल घूमने के लिए निकल गए। उन लोगों के जाते ही पारस वहाँ बने एक पिलर के पीछे छुपा हुआ था। बाहर निकला। उसने खुद से कहा, ये दोनों इस छोटे से बच्चे को इतना मक्खन क्यों लगा रहे थे? इस बच्चे से इन्हें क्या काम हो सकता है? मैं भी तो देखूं इस बच्चे के जरिए कौन से कुबेर के खजाने तक पहुंचना चाहते हैं। वैसे भी दोनों विदेश से आए हैं, खाली होकर तो इस खंडर बने महल में आए नहीं होंगे। जरूर इन्हें यहाँ किसी खजाने के बारे में पता चला होगा। मैं भी इनके पीछे हो लेता हूँ, थोड़ा हिस्सा तो मेरा भी बनता है। पारस ने आधी अधूरी बातें सुनकर उनका मतलब निकाला। ये भी चोरी छुपे उनके पीछे पीछे लग गया। दूसरी तरफ उन्नति, हेजल और गौरव अभी भी उस अंधेरे जंगल में भटक रहे थे। वो तीनों एक साथ होने की बजाय अलग अलग थे और गौरव के कहीं मुताबिक रास्ते में पत्तियां बिखेरते हुए जा रहे थे। काफ़ी देर भटकने के बाद वो तीनों वापस उसी जगह आ गए और एक दूसरे से जा टकराए। खुद को वापस वहीं देखकर उन तीनों के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। उन्नति फिर से रोने लगी। चुप हो जाओ उन्नति, हम रास्ता निकाल लेंगे। हेजल उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। आप प्लीज़, आप दोनों छूटा दिलासा मत दो। मुझे अच्छे से पता है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। अगर हम 1-2 दिन ऐसे ही यहाँ फंसे रहे तो
ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर से रोने लगी। गौरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसका ध्यान वहां लगे पेड़ों के पैटर्न पर गया। बीच में अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन वहां चारों तरफ एक ही प्रकार के लंबे पेड़ बने थे और किसी तरह की बाउंड्री बना रहे थे। ठीक से देखने के लिए उसने अपने फ़ोन की टॉर्च को ऊपर की तरफ घुमाया ताकि ठीक से देख सके। उसे देखने के बाद उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने उन्नति और हेजल से कहा, गौर से देखो गर्ल्स, आसपास के पेड़ जो थोड़े ऊंचे हैं वो सब मिलकर एक बाउंड्री या किसी तरह की दीवार बना रहे हैं। हो सकता है उन पेड़ों के दूसरी तरफ दीवार मौजूद हो। शायद हम किसी ग्राउंड टाइप की जगह पर हैं, इसी वजह से घूम फिर कर वापस वहीं आ गए हैं। हेजल ने उसकी बात को आगे बढ़ाया, सही कहा, हम किसी तरह के बहुत बड़े मैदान में हैं। ऐसा करते हैं, इस बार सांप एक दिशा में उस बड़े पेड़ के पास जाने की कोशिश करते हैं, शायद रास्ता मिल जाए। गौरव ने सुझाव दिया, क्या आपको सच में अभी भी कोई उम्मीद है? उन्नति इतने में हार मान चुकी थी। वह हताश होकर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है हम तीनों यहीं मर जाएंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन हम आर्मी वाले अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। ना तो हम खुद हार मानते हैं, ना ही अपने साथ वालों को हार मानने देते हैं। गौरव की बातों से एक अलग ही जज्बा झलक रहा था। गौरव की बात सुनकर हेजल ने मुस्कुरा कर कहा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है उन्नति। अब इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है कि हम ऐसी जगह में फंस गए हैं जहाँ पर कोई नहीं है। उन दोनों के समझाने पर उन्नति ने अपने आंसू पोंछकर उनके साथ आगे की हामी भरी। वो तीनों गौरव के कहे मुताबिक एक ही दिशा में सीधे जा रहे थे। उन्नति की हिम्मत बना रहे, इसीलिए गौरव चलते वक्त अपने आर्मी की कहानियाँ सुना रहा था। तुम्हें पता है उन्नति, तुम्हारे अर्जुन भाई कितने ब्रेव हैं। एक बार दुश्मनों की एक्टिविटी के बारे में पता लगाने के लिए अकेले ही प्लेन लेकर निकल पड़े और सक्सेसफुली हैंडल करके ही वापस आए। उसकी बात सुनकर उन्नति को साहस मिल रहा था। वो आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ भव्य नंदिनी और पार्थ को महल घुमाते हुए ऊपर तक ले आया था। वो सब महल के उसी हिस्से में पहुंच चुके थे जहाँ प्रताप सिंह का कमरा बना हुआ था। तुम्हें नहीं लगता छोटे राजकुमार, ये जगह कुछ अजीब है? यहाँ इतनी शांति क्यों है? यहाँ कोई लाइब्रेरी तो नहीं बनी हुई? ऊपर आते ही पार्थ ने पूछा। हमें नहीं पता, हम भी यहाँ पहली बार आए हैं। वैसे इस फ्लोर पर आना मना है क्योंकि बड़े दादा सा का है, भव्य ने जवाब दिया। उसके मुंह से बड़े दादा सा का नाम सुनकर नंदिनी और पार्थ समझ गए कि वह सही रास्ते पर हैं। वही उनके पीछे आ रहे पारस ने अपने मन में कहा, लगता है उस बुढ़े ने अपने पास पूरा खजाना छुपा रखा है और ये दोनों फिरंगी से लूट कर ले जाना चाहते हैं। मैं इन्हें अकेले सब कुछ लूट कर नहीं ले जाने दूंगा, एक हिस्सा तो मेरा भी बनता है। वो चारों ऊपर बने गलियारे में खड़े थे। गलियारे के दोनों तरफ बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। पारस उनके पीछे छुपा हुआ था। भव्य गलियारे के बीच खड़ा दोनों कमरों की तरफ देख रहा था। अब हमें समझ नहीं आ रहा, बड़े दादा साहब के कमरे में जाने के लिए लेफ्ट लेना है या राइट? भव्य ने कहा। हम राइट पाथ पर हैं, तो क्यों ना हम राइट लें? नंदिनी ने सुझाव दिया। आप सही कह रही हैं, तो सही होगा। भव्य ने उसकी बात पर हामी भरी और वो तीनों राइट साइड वाले कमरे की तरफ जाने लगे। वहीं उनके पीछे आ रहे पारस ने अपने मन में कहा, मुझे इनके पीछे जाने के बजाय दूसरे कमरों में जाकर तलाशी लेनी चाहिए, क्या पता सारा खजाना वहाँ हो। पारस ने उनके पीछे जाने की बजाय लेफ्ट साइड ही जाना सही समझा। वो दबे कदमों से उस तरफ जा रहा था। उसने अपने सामने के कमरे का दरवाज़ा खोला। उसी वक्त पार्थ और नंदिनी ने राइट साइड वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में कोई मौजूद नहीं था, तो वहीं गलत दरवाज़ा खोलने की वजह से पार्थ एक झटके से उसी जंगल में जा गिरा जहाँ उन्नति, हेजल और गौरव फंसे थे। लेफ्ट और राइट में एक जैसा कमरा बना होने की वजह से वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन राइट की तरफ जाकर उन्होंने सही कमरा लिया। वो कमरा प्रताप सिंह का था, जो बिल्कुल किसी सामान्य आदमी के कमरे की तरह था। कमरे में कोई मौजूद नहीं था, वो खाली था। यहाँ तो कोई नहीं है, नंदिनी ने भव्य की तरफ देख कर कहा। हाँ, क्योंकि बड़े दादा साहब इस वक्त बाहर जाते हैं, तभी तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। अगर वो यहाँ होते तो मैं आपको लेकर कैसे आ सकता था? भव्य ने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर पार्थ ने बड़बड़ा कर कहा, उनसे बात करने ही तो आए थे, वही यहाँ मौजूद नहीं है, तो अब क्या दीवारों से बातें करें? जब से आए हैं सबने मजाक लगा रखा है, कभी इन्हें चंद्रवंशी बहू चाहिए तो कभी बली। उसे इन सबसे गुस्सा आ रहा था। नंदिनी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या हुआ? आपको तो महल देखना था ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस कमरे में कोई हो या ना हो? उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर भव्य ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हम सबसे मिल लिए और बड़े दादा साहब को अभी तक देखा नहीं है, तो सोचा ऊपर आए थे तो उनसे भी मिल लेते। नंदिनी ने बात को संभाला। मैंने आपको बताया ना कि जब वो यहाँ होते हैं तब हम यहाँ नहीं आ सकते। वो थोड़े अलग हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद है, भव्य ने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, अब दादा साहब यहाँ नहीं हैं तो अच्छा मौका है कि हम भी आपके साथ उनके कमरे को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ना, उनका कमरा कितना अलग और अच्छा है।
बोलते हुए भव्य उस कमरे को गौर से देखने लगा। कमरे को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। वो देखने में किसी पुराने ज़माने के राजा महाराजा का अपडेटेड कमरा लग रहा था, जहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। वो महल में के बाकी कमरों से अलग था। वहाँ दीवारों पर तलवारें और पुराने ज़माने की ढाल लगी हुई थी। सामने एक बड़ी सी अजीब सी दिखने वाली तस्वीर थी, जो कमरे में एक तरफ 3 औरतों की मूर्तियाँ रखी हुई थी। भव्य उन मूर्तियों को देखने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। देखिए, ये मूर्तियाँ कितनी अच्छी हैं। अगर दादा सा यहाँ होते तो हम उनसे इन्हें ज़रूर मांग लेते। बोलते हुए भव्य ने अपना हाथ मूर्ति को उठाने के लिए बढ़ाया, लेकिन नंदिनी ने उसके हाथ को पकड़कर पीछे किया। तुम्हें इस तरह किसी भी चीज़ों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। हम नहीं जानते यहाँ कौन सी चीज़ से हमें क्या खतरा हो सकता है, नंदिनी ने सख्त आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर भव्य ज़ोर से हंसा और फिर कहा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम दादा साहब के कमरे में नहीं बल्कि किसी राक्षसी गुफा में आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भव्य। सोचो, अगर गलती से तुमसे ये मूर्ति टूट जाती तो हमारा दादा साहब तुम पर गुस्सा करते, उन्हें पता चल जाता कि तुम यहाँ आए थे। नंदिनी ने उसे समझाने की कोशिश की। वो अपनी तरफ से बात को संभाल रही थी। नंदिनी और भव्य बात करने में लगे थे। वहीं पार्थ कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देख रहा था। उसने नंदिनी के पास आकर धीरे से कहा, देखा जाए तो ये एक अच्छा मौका है जब हम इस कमरे की तलाशी ले सकते हैं। अगर ये बच्चा हमारे साथ नहीं होता तो। तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ भी करके भव्य को यहाँ से निकालना होगा। पार्थ, हमें यहाँ आने का मौका वापस नहीं मिलेगा। अगर हमें बड़े दादा साहब के खिलाफ कुछ प्रूफ मिल गया तो हम सबके सामने साबित कर देंगे कि वो कौन है। शायद फिर ये सिलसिला अपने आप रुक जाए। नंदिनी ने दबी आवाज़ में जवाब दिया। उन दोनों को आपस में खुसर फुसर करता देख भव्य बोला, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? भव्य, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी। नंदिनी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि भव्य ने वहाँ रखे पानी के मटके की तरफ इशारा किया। शायद उसमें पानी होगा। वो मटके की तरफ बढ़ रहा था। तभी नंदिनी ने कहा, मैं खुद ले लूँगी भव्य, तुम बैठो। उसे रोककर वो मटके की तरफ जा रही थी। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं यहाँ कौन सी चीज़ कैसी हो। हमें एक बच्चे का सहारा नहीं लेना चाहिए था। हमारी वजह से इस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वहाँ रखे मटके पर एक अजीब तरह का ढक्कन लगा हुआ था। नंदिनी ने उसे खोलकर उसके अंदर झाँका तो उसमें पानी के बजाय खून था। वो काफ़ी कम मात्रा में था। उसे देखकर नंदिनी काफ़ी घबरा गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। भव्य के साथ होने की वजह से उसने जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाया। क्या हुआ, आप पानी क्यों नहीं पी रही? उसने रुका हुआ देखकर भव्य ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, नंदिनी ने घबराई आवाज़ में कहा। रुको तो सही, कमरा काफ़ी खूबसूरत है। जाने से पहले इसकी कुछ तस्वीरें तो ले लूँ। पार्थ ने अपना मोबाइल निकाला और जल्दबाजी में बिना देखे कमरे की तस्वीरें ले ली। उसके बाद वो जल्दी जल्दी कमरे से चलते हुए यहाँ से नीचे बढ़ रहे थे। रास्ते में पार्थ ने नंदिनी से पूछा, ऐसा क्या था उस मटके में जो तुम देखकर घबरा गई? उसमें पानी नहीं, खून था, लेकिन वो बहुत थोड़ा था। क्या प्रताप सिंह खून पीता है? अगर ऐसा है तो उसने इतना कम कैसे है? नंदिनी उन सबको देखकर काफ़ी उलझन में थी। हो ना हो वो चंद्रवंशियों का ही खून होगा। तुमने कहा खून काफ़ी कम था। उर्मिला आंटी बोल रही थी कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो शायद उस मटके को फिर से भरने के लिए वो रावी की बलि देना चाहते हो। शायद हमें उस मटके को तोड़ देना चाहिए था। अगर वो बचा हुआ खून भी खत्म हो जाता तो शायद। हड़बड़ाहट में पार्थ उल्टे सीधे अंदाजे लगा रहा था। सब कुछ नीचे जाकर डिसाइड करेंगे। तुमने जो फ़ोटोज़ क्लिक की थी वो मुझे भी सेंड कर देना, शायद उसके ज़रिए कुछ पता चले। अब इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। नंदिनी ने उसे चुप करवा दिया। वहाँ आने के बाद उसने काफ़ी कुछ देख लिया था। मटके में खून देखने के बाद वो घबरा ज़रूर गई थी, लेकिन जल्दी उसने अपने डर पर काबू पा लिया। उन तीनों के जाने के बाद कमरे में मूर्तियां सजीव हो उठी। वो कोई और नहीं बल्कि प्रताप सिंह की पत्नियां सुभद्रा, सुनैना और सुकृति थी। उन तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। सुनैना ने धीमी आवाज़ में कहा, आपने देखा ना जीजी, चंद्रवंशी खुद इस कमरे में चलकर आई थी। हाँ सुनैना, देखा भी और महसूस भी किया, सुभद्रा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सुकृति जो उनमें सबसे छोटी थी उसने कहा, जीजी अब वो वक्त दूर नहीं जब हम तीनों भी स्वामी की तरह जीवित हो जाएंगी। मैंने उसकी ऊर्जा को महसूस किया था। उसमें वही ऊर्जा और शक्ति का संचरण है जो किसी वक्त में राजकुमारी नंदिनी में था। उस वक्त तो बलि पूरी हो जाती तो आज हम तीनों जीवित होती। जो उस वक्त नहीं हुआ वो अब होगा सुकृति। 3 दिन बाद लाल चांद की रात है, जिसके पहले दिन इस घर का वंशज चंद्रवंशी से शादी करके अगले दिन उसकी बलि देगा, सुभद्रा ने बताया। सुभद्रा की बात सुनकर सुनैना के चेहरे पर चिंता के भाव थे। लाल चांद यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात। यदि उस रात हमने बलि दी तो इस महल में रहने वाले सभी जीवित प्राणी मर जाएंगे। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम अमर हो जाएंगे और हम अपना आधिपत्य साबित करेंगे। हमें इन इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, सुभद्रा ने कठोरता से कहा।
उन दोनों ने उसकी बात पर हामी भरी और खुशी से तीनों वहाँ पर एक नृत्य करने लगी। रावी का चचेरा भाई पारस खजाने के लालच में ऊपर के फ्लोर पर गया था। उसने पार्थ और नंदिनी के पीछे जाने के बजाय उस कमरे का दरवाज़ा खोला जिसका पहले उन्नति, हेजल और गौरव ने खोला था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक झटके के साथ वो उसी मैदान में जा गिरा जहाँ पहले उन्नति, हेजल और गौरव मौजूद थे। उसके दरवाज़ा खोलने पर बहुत ही ऊंचा का संचलन हुआ और पूरा मैदान एक तरह का दरवाज़ा बन गया। रास्ते की खोज में निकले उन्नति, हेजल और गौरव को पता भी नहीं चला और वो झटके से एक साथ महल के एक दूसरे हिस्से में आ गिरे। तीनों जमीन पर गिरे हुए थे और एक कमरे में मौजूद थे। बाहर से लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उन्नति ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या हम मर गए हैं? हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? हेजल और गौरव ने इधर उधर देखा। वो लोग महल के किसी कमरे में मौजूद थे। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, लेकिन हम वापस महल में आ गए हैं। ये किसका रूम है? मुझे गौरव ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उन्हें बाहर से रावी के चाचा चाची मिस्टर एंड मिसेस चौहान की आवाज़ सुनाई दी। वो कमरा उनका था। वो लोग बात करते हुए उस तरफ आ रहे थे। रावी के चाचा ने कहा, आपको कितनी बार कहा है श्रीमती जी, अपने उस नकाराल बेटे को संभाल कर रखिए। पता नहीं कहाँ मुंह मार रहा होगा, इतनी देर से देखा तक नहीं। आप उसे भला बुरा कहना बंद कीजिए चौहान साहब। पूरे दिन मेरे लाडले बेटे को खूंटे से बांध कर रखते हैं। अब यहाँ आकर थोड़ी मौज मस्ती कर भी लेगा तो क्या होगा? बात करते हुए रावी के चाची ने दरवाज़ा खोला। सामने फर्श पर गिरे उन्नति, हेजल और गौरव को देखकर उन दोनों की आंखें फटी रह गई। तुम तो उस बेटा, तुम अर्जुन की बहन हो ना? यहाँ इस हालत में गिरे कमरे में क्या कर रहे हो? उन्नति को देखकर मिसेस चौहान ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे उठाने के लिए उसके पास गई। और ये दोनों कौन हैं? आप इस तरह हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? रावी के चाचा ने पूछा। ये अर्जुन के भाई का दोस्त है और ये मेरी फ्रेंड है। हम लोग आपसे ही मिलने आ रहे थे। लेकिन उन्नति उनके सामने झूठ बोलकर बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले उसने दरवाजे पर रावी को देखा और चुप हो गई। अरे रावी भाभी, आइए ना। रावी के बहाने से पहले आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाय राम, अभी तक की लड़की तैयार नहीं हुई? थोड़ी देर में सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। बच्चों, तुम लोग भी मिलना मिलाना छोड़कर तैयार हो जाओ। रावी की चाची उनके सामने उसे प्यार से डांट रही थी। क्या सगाई की रस्म? किसकी सगाई? हेजल ने हैरानी से पूछा। वो लोग काफ़ी देर से बाहर थे, इसीलिए महल में जो भी चल रहा था उससे अनजान थे। बेटा, तुम लोगों ने कहीं शराब तो नहीं पी रखी है? मुझे वैसे भी तुम तीनों को हालत ठीक नहीं लग रही। किसकी किसकी सगाई? अर्जुन जी और रावी की सगाई होने वाली है। भूल गए क्या? रावी के चाचा ने कहा। वो उन तीनों को गौर से देख रहे थे। उनके कपड़ों और चेहरों पर काले रंग की मिट्टी लगी थी। चेहरे पर भी पसीने और घबराहट के भाव थे। तीनों चेहरे से परेशान और थके हुए लग रहे थे। उन तीनों को देखते ही रावी को नंदिनी की याद आ गई, जो सुबह उन तीनों को ढूंढ रही थी। आप लोग इतने टाइम से कहाँ थे? सुबह नंदिनी जी और पार्थ आपको ढूंढ रहे थे। क्या नंदिनी और पार्थ यहाँ वापस आ गए हैं? उन्नति ने हैरानी से पूछा। हाँ, रावी ने जवाब में इतना ही कहा। नंदिनी के वापस आने की बात सुनकर उन्नति और हेजल के परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों सब कुछ छोड़कर उनसे मिलने के लिए चले गए। गौरव भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। एक बड़े से मैदान में पारस जमीन पर गिरा था। उसके चारों तरफ घने घने पेड़ थे और चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। ये वही जगह थी जहाँ थोड़ी देर पहले उन्नति, हेजल और गौरव फंसे थे। कोई है यहाँ? क्या कोई मुझे सुन सकता है? पारस जोर से चिल्लाकर बोला। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ इधर उधर दौड़कर रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन सब व्यर्थ था। थोड़ी देर पहले जिस भूल भुलैया में उन्नति, हेजल और गौरव फंसे थे, वहाँ अर्जुन अपनी सगाई के लिए कमरे में बैठकर तैयार हो रहा था। वो ये सब नंदिनी की जान बचाने के लिए कर रहा था। तैयार होने के बाद उसने खुद को सामने लगे आईने में देखा। उसकी आंखें नम थी। अर्जुन ने बुझे स्वर में कहा, सोचा नहीं था इतने कम टाइम में तुमसे इतना प्यार हो जाएगा, वो भी इतना ज़्यादा कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं खुद के लाइफ के बारे में भी नहीं सोचूंगा। अर्जुन वहाँ खड़ा खुद से बातें कर रहा था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसने जल्दी से पानी पीकर खुद को सामान्य किया। उसके कमरे में नंदिनी आई थी। उसने अंदर आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें ऐसे इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, कोई देख लेगा तो। अर्जुन बोल रहा था, तभी नंदिनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो कौन सा तुम्हारी सगाई टूट जाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा अर्जुन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो भी कंटिन्यूड। क्या अर्जुन और रावी की सगाई हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए गुमनाम है कोई।